Good morning, everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Let's discuss the editorial and idea page for today. Let's see in brief first. So, the first article is Make It a Less Testing Time. This article is talking about the pandemic and the exams, right? So you must be knowing that 10th exams have been cancelled, 12th have been postponed, various other exams have been postponed, right? So the whole this article is talking about the situation why we are cancelling these exams, what effect it is having on the children's, what about the admissions in the foreign universities and how to go ahead about it, right? So we will discuss it in detail. Next is platform politics. Now, you must be knowing about the privacy policies of WhatsApp, Facebook, Twitter, right? And recently, the rules have been changed. These big tech companies, these big IT companies were challenged by Indian court. तो उसमें इस आर्टिकल में इसके बारे में ही डिस्कस किया गया है. Arrest the slide. Now you all know that COVID has affected each and every section of the society. So now what action needs to be done, what kind of help needs to be given to the middle class people, to the people owning small businesses. The whole thing is told about this in this article. उसमें बोला गया है कि जो छोटे काम जिनके होते हैं, जैसे जो खुद का बिज़नेस ओन करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं हैं, एमएसएमईज़ हैं, और जो पुअर लोग हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको अब गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो हमारी इकोनॉमी और भी डाउनफॉल में चली जाएगी. और इसलिए हमें गवर्नमेंट को अपनी मनरेगा फैसिलिटीज़, अपनी जो कैश फ्लो है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Next is efficiency versus dignity. In this article, जो कोर्ट्स की एफिशिएंसी है प्लस कोर्ट को पूरा टेक्निकल बनाने की, ई कोर्ट्स, ई हियरिंग, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कोर्ट्स की पेंडेंस, जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. तो इस आर्टिकल में उस बारे में डिस्कस किया गया है. एंड अबाउट एचओज, हैबिचुअल ऑफेंडर्स. एचओ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, क्योंकि एक एचओ, हैबिचुअल ऑफेंडर्स की एक रजिस्टर बनती है हर पुलिस स्टेशन में, जो कि और वो लोग बनाते हैं इस रजिस्टर को, वो मेंटेन करते हैं जो विमुक्त जनजाति से होते हैं, कम्युनिटीज़ से होते हैं. तो उनके बारे में भी इस पर डिस्कस किया गया है. लेट्स सी द आइडिया पेज. आइडिया पेज में देयर आर टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बिग स्क्रीन एंड स्मॉल विजन, एंड द नेक्स्ट इज नॉट मिल्क एंड हनी. बिग स्क्रीन एंड स्मॉल विजन जो है ये फिल्म मेकिंग के ऊपर है, और फिल्म मेकिंग क्या फेस करता है, वहाँ की जो इतनी सारी जो बोर्ड्स होते हैं उनका क्या टेक होता है, इस पे बात करी गई है. नो नॉट मिल्क एंड हनी, इसमें बात करी गई है डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, और जो हमारा जो दूध होता है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करी गई है. तो लेट्स स्टार्ट विद नॉट मिल्क एंड हनी इन डिटेल. This article is written by S. Mohan Kumar. Just 1 minute. S. Mohan Kumar is Director of Institute of Development Studies, Jaipur. इसमें ये बता रहे हैं कि पैंडमिक से जो एक सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है डेयरी फार्मिंग. अब आप सबको पता है कि पैंडमिक हिट हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों का इनकम जो था वो कम हो गया, जिस वजह से डायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट पड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि अगर इनकम लो हुई तो लोगों ने दूध लेना कम कर दिया, बहुत से लोगों ने दूध नहीं लिया या वो अपने अपने घर चले गए. तो उससे हुआ क्या कि जो दूध जो बेचते हैं, जिनकी लाइवलीहुड यही है, दूध बेचना, ख़रीदना, जो इसी काम में है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इनका जब ये ओपन मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो आराम से 60-70 के हिसाब से बिकता है, क्योंकि जब हम दूध लेते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसमें फ़ैट कंटेंट कितना है, हम क्वांटिटी के हिसाब से दूध खरीदते हैं, राइट. लेकिन जब हम ये दूध नहीं खरीदते हैं तो
ये जो डेयरी पीपल होते हैं, ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं, मिल्क कॉरपोरेशंस होते हैं, वहाँ पे जाके अपना दूध बेचते हैं। और जो मिल्क कॉरपोरेशन होता है वो आधी कीमत पे दूध लेता है, क्योंकि वो फैट कंटेंट के हिसाब से दूध खरीदता है। तो जिस गाय का या भैंस के दूध का हम 65 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, वहीं पे कॉरपोरेशन में वो दूध करीब 30 से 35 रुपये लीटर बिकता है। राइट। अब जो ये डेयरी फार्मर्स हैं, ये जो लोग हैं जो डेयरी का काम करते हैं, इनको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहला चीज़ कि उन्हें एक मार्केट अपना बना के रखना होता है जहाँ पे वो दूध का खरीद बेच करें। राइट। दूसरा, इन्हें अपने जानवरों के लिए डेली जो फॉडर होता है, जो उनका खाना होता है, वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले होती है उन पे कि वो प्रॉपर उसको खाना देता है। जितना खाना देंगे तभी दूध आएगा। और तीसरा, जो ये जानवर होते हैं, कभी ना कभी इनको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो वेटनरी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, अभी कोविड की वजह से जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत से वेटनरी डॉक्टर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस कम कर दी हैं। फॉडर की सप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, टाइमली सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इन सब वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर इसमें हम बात करें कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी स्टेप्स लेना चाहिए ताकि ये सेक्टर हमारा ज़्यादा प्रभावित ना हो। जैसे अभी डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर लिया गया है। राइट। लेकिन इसका जो 1.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं, उनमें से करीब एक चौथाई जो डेयरी फार्मर्स हैं, उन्हीं का ही लोन एप्लीकेशन सैंक्शन किया गया है। जबकि ये जो प्रोग्राम है, ये ज़ीरो रिस्क प्रोग्राम है। इसमें अगर कोई किसान लोन लेता है तो वो पूरा लोन चुका देगा, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस के थ्रू बंधा हुआ है। अगर जैसे हर जो डेयरी फार्मर होता है वो एक कॉरपोरेशन से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे दूध की खरीद और बेचा जाता है, वहाँ से कनेक्टेड होता है। जब भी इन्हें कोई लोन दिया जाता है तो वो कॉरपोरेशन के थ्रू ही होता है। राइट। तो एक ये किया गया है। प्लस इन डेयरी प्रोडक्ट्स को और इन डेयरी फार्मर्स को मनरेगा के अंडर में लिया गया है। बट इसमें ज़रूरत और भी है कि हमें और भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना होने दें। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बिग स्क्रीन स्मॉल विजन। This article is written by Adur Gopal Krishnan, who is a filmmaker himself. ये एक फिल्म मेकर हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि 1951, the S.K. Patil Committee, after making a thorough study of the situation of cinema, he suggested few things. इन्होंने कहा कि जो फिल्म इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, एक एनुअल इंटरनेशनल रिस्पेक्टेबल फिल्म फेस्टिवल बनाना चाहिए, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन होना चाहिए फाइनेंस करने के लिए, एक नेशनल फिल्म आर्काइव होना चाहिए जहाँ पे कि जितने भी फिल्म्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ होते हैं वो सब वहाँ पे रखा जाए, और नेशनल फिल्म अवार्ड भी होना चाहिए। तो और इनकी इस एस.के. पाटिल कमेटी की बातों को माना गया और ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश करी गई, और कुछ टाइम में इनका रिज़ल्ट भी आने लगा। लेकिन धीरे धीरे, जैसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, जिसको बाद में जो ओल्ड फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन था, उसको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम दिया गया 1979, और उसने काफ़ी चीज़ें काम करी। लेकिन बाद में उसने अपना जो एक छवि थी वो ख़राब कर ली। फिर बीच में एक फिल्म स्टडी ग्रुप बनाया गया। फिल्म स्टडी जो मेंबर्स थे इस फिल्म स्टडी ग्रुप के, वो थे शिव रमन, करण, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल। फिर इसमें बाद में बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर भी आ गए। और यहाँ पे बात हुई थी सेंसर सर्टिफिकेट की। इसके बाद ही सेंसर सर्टिफिकेट देना इम्पॉर्टेंट हो गया हर फिल्म को, कि वो एडल्ट फिल्म है, अंडर एडल्ट है, जो भी है। इसके बाद फिर कुछ और स्टेप्स ऐसे लिए गए जो कि एक तरीके से गलत हुआ इनके अकॉर्डिंग। और क्योंकि पहले ही फिल्म जो डायरेक्ट करते हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन पे पहले ही बहुत दबाव होता है फिल्म मेकिंग का, बजट का। उसके ऊपर एक सेंसर सर्टिफिकेट का एक और एड ऑन एक बर्डन आ गया। इसके अलावा जो बर्डन और आए वो ये था कि कुछ आपने देखा है कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, कुछ कमर्शियल एड्स आते हैं, जैसे कैंसर का, कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो उसमें इन्होंने राइटर ने बोला है कि सिर्फ स्मोकिंग ही एक रीज़न नहीं होता कैंसर का, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। लेकिन जो हमारा
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको कैंसर का एड रन करना है स्टार्टिंग, मूवी के स्टार्टिंग में, मूवी के मिड में और मूवी के एंड में। जबकि ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ड्रेडफुल चीज़ हो, ड्रेडफुल नहीं कहूँगी मैं, बहुत ही पेनफुल चीज़ होती है कि हम बहुत ही एक ऐसे इंसान की शक्ल दिखाते हैं जो कि पहले ही बहुत परेशान होता है, मुश्किल झेल रहा होता है, दर्द झेल रहा होता है, और हम उसकी इस दर्दनाक चीज़ को हम स्क्रीन पे सबके सामने पब्लिक कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे होता ये भी है कि जो व्यूअर्स होते हैं, जो मूवी देखने सिनेमा हॉल्स में आते हैं, उनका मूड ख़राब हो जाता है कि वो एक अच्छी मूवी देखने आए हैं, उसके पीछे हम उससे पहले हम ऐसा एक पेनफुल सीन दिखाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने ये बताया कि इसके बाद जो एनिमल क्रुएल्टी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इंडिया का, उसने ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर हम किसी मूवी में कोई एनिमल्स दिखा रहे हैं तो हमें उसका डिटेल देना होता है फिल्म रिलीज़ होने से पहले कि उस जानवर को कहाँ से लाया गया, उसके ओनर कौन थे, उसे कभी उसको लाने में, उसको सीन जहाँ जब शूट हो रहा था तो वहाँ पे उसको लाने में कोई चोट तो नहीं पहुँचाएगी, जब शूटिंग हुई तब कोई चोट तो नहीं देगी। तो ये सारा चीज़ उन्हें बताना होता है, जो कि अलग से एक बर्डन होता है फिल्म मेकर पे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में फिल्म मेकिंग को एक आर्टिस्टिक विजन से देखते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस पे इन्होंने ये भी बताया कि जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो एक्टर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, जो कि गोवा में होता है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होता है, वो भी अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। अब अवार्ड्स क्रेडिबिलिटी को देखते हुए नहीं दिया जाता है, उनके टैलेंट को देखते हुए नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट जो अवार्ड्स देते हैं, जो जूरी होती है, वो भी उन्हें भी चूज़ करने में हमें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने कितना योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री को। तो इन्होंने इस बारे में बात करी गई। इन्होंने ये भी बोला है लास्ट पैराग्राफ में कि to this day all matters related to cinema are grouped under Ministry of Information and Broadcasting, जो कि नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से फिल्म का क्या लेना देना। फिल्म के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ सिनेमा होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिनेमा होनी चाहिए। तो उन्होंने इस पर बोला है कि हमें फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग सेक्टर मानना चाहिए और इसको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिनेमा, मिनिस्ट्री फॉर सिनेमा इंडिपेंडेंट एक बॉडी बनानी चाहिए जो कि इसके सेंसरशिप के लिए हो, वो देखे कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज नाउ. Okay, in the editorial page, let's start with this article, Efficiency versus Dignity. This article is written by Nikita Sonavani, Srujana Bej and Amya Bokil. These writers are associated with Bhopal-based Criminal Justice and Police Accountability Project. अभी आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, अब कोविड के बाद, कोविड पैंडमिक और लॉकडाउन जब लगा उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कोर्ट की जो पेंडिंग केसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक, इस पैंडमिक के एंड, सेकेंड वेव के एंड तक कुछ 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हो जाएंगे, जो कि अभी फ़िलहाल 4.5 करोड़ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी बिठाई गई है, जो कि जिसे हेड करेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, राइट। अब उन्होंने ये बोला है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को कोर्ट में लेके आने की जिम्मेदारी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हो गई है, राइट। तो इसमें ई कोर्ट्स, ई हियरिंग, ई डेटा शेयरिंग, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से होगा, और एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS को भी लॉन्च किया है, एंड जो कि पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा एंड विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नीड बेस्ड फिजिकल चैलेंज ऑफ फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ICJS है, जो 2019 में ही लॉन्च किया गया था और अब फुल्ली ऑपरेशनल है। वो जो हम फिजिकली डेटा एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कोर्ट में, उसको रिप्लेस कर देगा। अब हमें ज़रूरत नहीं होगा कि हम कोर्ट में जाएं, अपना डेटा वहाँ पे एक्सचेंज करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही हो जाएगा,
राइट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो है एचओस को लेते हुए, हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब आप सबको पता है कि हर पुलिस स्टेशन में, इंडिया के हर एक पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन करी जाती है, हिस्टोरिकल एक बहुत टाइम से एक रजिस्टर मेंटेन की जाती है जिसे हम कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स की। ये उन लोगों की रजिस्टर होती है जो कि मीन्स जो कई बार जेल में आते जाते हैं, कभी चोरी किया, फिर चोरी किया, फिर चोरी किया, मीन्स वो उनकी हैबिट हो गई है ऑफेंड करने की। तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन होता है और ये वो लोग मेंटेन करते हैं जो विमुक्त जनजाति से होते हैं, कम्युनिटीज़ से होते हैं। और राइट, तो अब लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ई कमिटीज़ बनाई हैं, ई जस्टिस के लिए अब प्रोसेस चालू किया है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एचओ की जो पूरी डिटेल्स होती हैं वो भी अब कोर्ट में जाएंगी और भी डिजिटल मीडिया से जाएगी, राइट। यानी कि जिस इंसान ने कमिट किया, कोई ऑफेंड किया है, वो उसके डिटेल्स, उसका नाम, उसका जन्म, उसके परिवार की डिटेल्स, वो कहाँ रहता है, किस किस जगह पे जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, हर एक डिटेल उस डिजिटल मीडिया के थ्रू पब्लिकली ये अवेलेबल हो जाएगी, हर कोर्ट में अवेलेबल होगी, हर जुडिशियल बॉडी के साथ शेयर की जाएगी। तो इसमें ये बोला गया है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की एक राइट होता है, राइट, ठीक है। तो ये जो है इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा, और ये जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी को उन्होंने बोला है कि सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर जस्टिस सिस्टम कैन रेप्लिकेट कास्ट बायस एंड वायलेट प्राइवेसी, क्योंकि इंडिया में जो डेटा प्राइवेसी की भी कोई लॉ नहीं है, तो इसमें इसको बहुत बड़ा खतरा है, राइट। So this is all spoken about in this article. Now let's move to the main article, make it a less testing time. Now everybody knows that पैंडेमिक चल रहा है, सेकेंड वेव है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट किया गया है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनके पेरेंट्स, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनके करीबियों की डेथ हो गई, तो ये एक मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं, 12th के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, और अगर डेटा हम देखें तो कुछ 14 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ईयर एंड एग्ज़ाम्स के लिए वेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन कंफर्म कर दिया है, राइट। अब इसमें जो राइटर है अमिता मुल्ला वट्टल, ये प्रिंसिपल है स्प्रिंगडेल स्कूल, पूसा रोड, दिल्ली की। इन्होंने इस आर्टिकल में बोला है कि जहाँ बच्चे ऑलरेडी इतना स्ट्रेस देख रहे हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ रिलीफ देना चाहिए। अब रिलीफ हम कुछ हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जहाँ पे हम जैसे हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स देने चाहिए। 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें हमें करना चाहिए, या तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उन्हें ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए, उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स देने चाहिए ताकि वो आगे चल के अपने एडमिशन्स ले सके। जैसे बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा में, उनके एडमिशन्स अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें जुलाई एंड तक उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं 12th के, तो हमें उन्हें देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके जो मंथली टेस्ट होते हैं, जो बच्चे का रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, वो कैसा है, हमें उनके बेसिस पे उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, राइट। और प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का, उसने भी ये अंडरलाइन किया है दैट ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रिक्वायर्स अ चेंज इन असेसमेंट प्रोसीजर्स। हमें असेसमेंट प्रोसीजर्स को भी चेंज करना चाहिए। अब क्योंकि हर चीज़ ई लर्निंग हो गई है, स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हमें अपने असेसमेंट को देखना चाहिए। असेसमेंट को हमें और भी फुल प्रूफ करना चाहिए कि हम उसके बेसिस पे हम बच्चे का असेसमेंट कर सकें, क्योंकि हर कोई बच्चा अगर हम ये माने कि हमें 12th के एग्ज़ाम्स हम ऑफलाइन लेंगे, तो अगर बच्चे का, और नॉर्मली क्या होता है कि 12th जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो दूसरे स्कूल्स में होता है, तो अगर हम ये माने कि हम अपने ही स्कूल में जाके एग्जाम दे रहे हैं तब तो वो सेफ़ है, बट व्हाट अबाउट अदर स्कूल्स, क्योंकि लंबी लाइन्स लगती है, स्कूल के बाहर भीड़ लग जाती है पेरेंट्स का वेट करने के लिए। तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि बच्चे का बर्डन कम हो, बच्चा थोड़ा फ्री फील करे, और हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, परमानेंट चेंज करना चाहिए, जो कि हम इस पैंडेमिक को तो कंट्रोल करें, इसके आगे जो पैंडेमिक के बाद भी जो सिचुएशन आएगी उसे भी हम कंट्रोल कर सकें,
right? So this is all spoken about in this article. This was all about today's. See you again tomorrow. Till then, take care. Bye bye.